प्रिजर्व करने की कोशिश की जाती है। मैं आपको आर्ट के अंदर, पेंटिंग्स के अंदर ये बताऊं कि रियलिस्टिक पेंटिंग्स का ज़माना था 14th सेंचुरी 15th सेंचुरी, जब फोटोग्राफी नहीं थी। आर्टिस्ट बड़ी खूबसूरत खूबसूरत सीनरीज बनाया करते थे। फिर उसके बाद पोर्ट्रेट्स बनाते थे बादशाहों के, स्कल्पचर होता था, सब कुछ। अब जैसे जैसे फोटोग्राफी आई तो वो चीज़ें कमज़ोर पड़ती चली गई। अब वो आर्ट की कैफियत रही, उससे पहले वो एक कमीशनड कैफियत भी थी कि भाई हर अमीर आदमी कमीशन करता था कि हमारे पोर्ट्रेट बना दो। उसके बाद अब ये सिर्फ एक फ़न रहा, फ़न के एतबार से आर्टिस्ट अपना काम करते हैं, पेंटर्स अपना काम करते हैं, मगर जो ज़रूरत माशरे को कमर्शियल ज़रूरत थी वो ख़त्म हो गई। इसी तरह से सिंध के हवाले से इतने अच्छे इमेजेस आपने देखे, माकली की टूम्स के इमेजेस भी आपने देखे, स्कल्पचर इतनी खूबसूरत स्कल्प वहाँ पर पत्थर के ऊपर काम है, जो अब आपको वो आर्टिसान्स भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसकी कदर भी ख़त्म हो गई और एक कमर्शियल कैफियत पैदा हो गई। मैं ये मिसालें इस वजह से आपको दे रहा हूँ क्योंकि मुझे ये हर्ट करती हैं। मैं ये जानता हूँ मिसाल के तौर पर कि मेरे ख़ानदान के अंदर भी मेरा एक कज़न का बेटा कातिब था। कातिब जो जिन लोगों ने उर्दू किताबों के हवाले से पिछले आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले जो माहौल था वो ये था कि किताब लिखते थे और कातिब जो है वो अपने हाथ से वो किताब की तसनीफ़ पूरी लिखता था, उसके अंदर करेक्शन होते थे, ट्रांसपेरेंट कागज़ पर लिखता था। फिर जब प्रूफ रीडिंग होती थी तो वो मार्क करके, गोल दायरा मार्क करके काट दिया जाता था, दूसरा एक ट्रांसपेरेंट कागज़ लगाते थे, फिर कातिब उसको सही कर लेता था। दोबारा सारा पेज लिखना मुश्किल होता था। तो कातिब भी जैसे ही ये सबसे पहले जंग में और उसके बाद फिर ये फ़ॉन्ट, जब उर्दू फ़ॉन्ट आ गया तो कातिब और कैलीग्राफी उसके साथ उसके ऊपर असर पड़ा। सारे कातिबों को ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम की ज़रूरत पड़ी। मेरा जो भतीजा रिश्ते का था उसको भी ही हैड टू चेंज हिज स्किल्स, दूसरी एक्वायर करनी पड़ी उसको। अच्छा, अब आ जाइए इस बात पर कि करना क्या है। देखें, ये फ़न, इसको आर्टिफिशियली हुकूमतें और वक्ती तौर पर उसको सहारा तो दे सकती हैं, मगर अनलेस ये कमर्शियल चीज़ों की वायबिलिटी, सबसे अच्छा तरीक़ा ये है कि इनकी कमर्शियल वायबिलिटी तलाश की जाए। जैसे मिसाल के तौर पर अजरक के, सिंधी अजरक, और इतनी पुरानी अजरक जनाब, मैंने आज तकरीर के नोट्स में अपने पढ़ा कि जनाब ये 1500 से 2500 BC के अंदर भी जो मोहनजोदारो के अंदर एक स्कल्पचर है जिसके अंदर एक बुद्धिस्ट प्रीस्ट का स्कल्पचर है, उसके ऊपर जो उसके शोल्डर पर जो चीज़ है वो अजरक जैसी चीज़ है, जिसके अंदर ज्योमेट्रिक आर्ट है। उस कपड़े के अंदर वो कपड़ा बनाया गया है पत्थर के अंदर, मगर उसके अंदर ज्योमेट्रिक आर्ट है। तो अजरक इतने पीछे जाती है और इसकी हिस्ट्री इतनी पुरानी। अच्छा, अब इसके अंदर जब कमर्शियल प्रिंटिंग आ गई तो देखिए, थिंग्स विल कीप ऑन चेंजिंग। ये आपका कमर्शियल प्रिंटिंग से मुकाबला नहीं है, आपका जो हैंड प्रिंटेड है उसको प्रमोट करने की ज़रूरत है। उसको आप नहीं रोक सकते। जो कमर्शियल ज़रूरत है करोड़ों इंसानों की, आप ये नहीं कर सकते कि वो कमर्शियल ज़रूरत ख़त्म करके आप ये कहें कि जी हाथ से प्रिंट होकर अजरक अब जाएगी। दैट कैन नॉट हैपन। लिहाजा आपका सिर्फ ये है कि इसको ये प्रमोट करना कि ये हैंडी क्राफ्ट है और इतनी इसकी अहमियत है, दुनिया में अहमियत बढ़ती चली जा रही। ये जो डाइज़ आए, केमिकल डाइज़, अजरक पहले इंडिगो के हवाले से ज़्यादा प्रिंट होता था और मुझे ख़्याल ये पड़ता है कि ये अरबी ज़बान का अजरक जो प्रॉब्ली मेंट फॉर इंडिगो, उससे ये अजरक की कैफियत आई। तो केमिकल डाइज कम होते थे, वेजिटेबल डाइज ज़्यादा होते थे। तो आपको हैंड नॉटेड कारपेट्स के अंदर भी, पुराने कारपेट्स, पर्शियन कारपेट्स, ये सब आपको वेजिटेबल डाइज के अंदर, जो हल्के होते थे, जो डार्क नहीं होते थे, वेजिटेबल डाइज के अंदर मिलेंगे। फिर जब आ गया सिस्टम कमर्शियल कारपेट वीविंग का, तो लिहाजा ये जो हैंड नॉटेड कारपेट्स हैं, अब ये उन जगहों पर रह गए, ईरान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, उन जगहों पर रह गए जहाँ लेबर सस्ती है। बट एट द सेम टाइम हमें अब इस बात का ख्याल होता जा रहा है कि दुनिया के अंदर जो कमर्शियल कैफियत है उसका भी मुकाबला करें। अब किसी की समझ में नहीं आ रहा। शफ़क़त महमूद साहब ने एक बड़ी बात रखी
कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये पता नहीं किस किस चीज़ को ओवरटेक कर लेगी। तो मैं ताज़ी एक मैंने किताब शुरू की है, सुपर इंटेलिजेंस। सुपर इंटेलिजेंस के दीबाचे के अंदर एक कहानी ये लिखी हुई है कि चिड़ियाँ जो थीं उनको ये ख्याल हुआ कि किसी एक चिड़िया जो ज़रा सी इंटेलिजेंट थी उसने मशवरा दिया कि देखो ऐसा करते हैं कि एक उल्लू पाल लेते हैं, हमारे प्रोटेक्शन के लिए भी अच्छा रहेगा और बराबर के ट्राइब्स के ऊपर ज़रा सा उसका ज़ोर और वलवला भी चलेगा ना, तो उल्लू पाल लेते हैं। तो दूसरे ने मशवरा दिया कि उल्लू पालना तो बड़ा मुश्किल है, वो हमें खा ही ना जाए, तो ऐसा करते हैं कहीं से उसका अंडा चोरी कर कर अपने यहाँ ले आते हैं और उसको बड़ा करेंगे। तो इस पर मामला तय हो गया कि वो अंडा चोरी कर कर ले आएंगे, उल्लू अपना बड़ा करेंगे। मैं जब उल्लू बड़ा हुआ उसने चिड़ियों को भी खाना खाना और मारना शुरू कर दिया। तो लिहाजा ये जो कैफियत है, अच्छा फिर किसी ने अक्लमंद चिड़िया थी उसने उसमें से कहा कि भाई सोच लो कि इसको मैनेज कैसे करना है, जो हमारा ख्वाब है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगी उसको मैनेज कैसे करेंगे पहले सोच लो। तो कुछ चिड़ियों ने कहा नहीं नहीं चलने दो, देखा जाएगा, जब होगा जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसके साथ साथ हम सीखते जाएंगे, सीखते सीखते वो मरते चले गए। तो लिहाजा इस वक्त दुनिया में बड़ा ख़तरा है कि जो चीज़ें साइंस के एतबार से बढ़ रही हैं उनका क्या किया जाए। आपको याद है, याद नहीं होगा, आजकल तो नौजवानों को तो याद नहीं होगा, जब आप किसी प्रिंटिंग प्रेस में जाते थे तो वो अल्फ़ाबेट्स की कंपोजिशन करते थे और खट से दबाकर वो प्रिंटिंग प्रेस जो था वो उस तरह से चलता था। तो मैं और समीना अलवी एक मरतबा ऑस्लो गए, तो वहाँ पर वो उन्होंने एक बड़ा डिस्प्ले रखा हुआ था जिसके अंदर वो सारे छोटे छोटे सारे वो जो प्रिंटिंग अल्फ़ाबेट्स थे जो चलते थे वो लोगों को दिखा रहे थे कि देखो प्रिंटिंग प्रेस इस तरह से चला। तो मैं हुजूर वाला आप सबकी खिदमत में एक बात रख रहा हूँ कि द रियलिस्टिक एंगल शुड बी कि हम इन चीज़ों को कमर्शियल वायबिलिटी के तौर पर ले चलें। अच्छा, अली ज़फ़र ने बड़ी अच्छी बात की कि ये जब आइकॉन्स अपने गर्दन में डालकर जाएंगे तो लोग पूछेंगे, एंड दीज आइकॉन्स शुड बी प्रोमोटिंग द हैंडीक्राफ्ट रादर देन जस्ट द प्रिंट, है ना। और इसी अंदाज से मैं प्रमोशन के मुख्तलिफ तरीक़े, दिस इज़ वैल्यू एडिशन टू योर प्रोडक्ट। अच्छा, इसके अंदर सोचना भी पड़ेगा, मार्केट भी करना पड़ेगा, कैसे करें। और मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि क्योंकि मेरा कज़न का बेटा था जो कातिब था, तो मैं 83 में पाकिस्तान आया, 2-3 साल का मैं मास्टर्स कर रहा था सैन फ्रांसिस्को में। तो पाकिस्तान आया, आई कुडंट अफोर्ड टू मच, तो मैंने सोचा कि मेरे, अच्छा, और पाकिस्तानी का तो दिमाग ख़राब है कि वो समझता है कि सबको तोहफे देने, है ना, वहाँ कोई कल्चर नहीं है तोहफे देने का। हम सोच के बैठते हैं कि तोहफे देने, यार 40 आदमियों को तोहफे देना है, कहाँ से लाऊंगा, क्या करूँगा, कुछ समझ में नहीं आया। अचानक एक ख्याल ये आया, एंड दिस इज़ हाउ यू कैन वैल्यू ऐड। मैंने ये सोचा, अपने कातिब भतीजे से ये कहा कि देखो मेरा जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उसका नाम डोनाल्ड पोल्टन है, तो उर्दू में मुझे इतना बड़ा डोनाल्ड पोल्टन किताबत के ज़रिए लिख कर दे दो। उसने डोनाल्ड पोल्टन लिखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने इतने बड़े बड़े कार्डबोर्ड्स पर सबके नाम लिखवा लिए उर्दू में, है ना, एंड इट वाज सो इनएक्सपेंसिव। मगर जनाबे वाला वो लोगों ने आज तक फ्रेम करके अपने घरों में रखे हुए सो ये जो इंस्टीट्यूट है माशाल्लाह, अब आपके नीचे है इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइन, है ना, बड़ा अच्छा इदारा है। ऐसे इदारों के अंदर ये एक्सरसाइज के इसकी इन सारी चीज़ों का वैल्यू एडिशन किस तरह से किया जाए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन एवरी फेज़। अली ज़फ़र साहब आप इसमें ज़्यादा जानते हैं, मैं नहीं जानता, मगर मुझे ये मालूम है कि नुसरत फ़तेह अली ख़ान ने अपने कव्वाली के म्यूज़िक के साथ उसको मोल्ड करके एक नई कैफियत पैदा की है, एंड इट अट्रैक्टेड द वर्ल्ड एट लार्ज। सो वेन एवर यू वॉन्ट टू बी एबल टू डू समथिंग, कुछ इनोवेशन, कुछ अपने सोच के एतबार से, अपने कल्चर के प्रमोशन के एतबार से हम सब लोगों को इस बात की फ़िक्र रखनी है। एज लॉन्ग एज दैट डज नॉट हैपन, इट इज़ द जिम्मेदारी ऑफ शफकत साहब, माइन एंड ऑफ द स्टेट टू ट्राई लेट नॉट दीज थिंग्स डाई। जो पुराने वक्तों के ज़माने हैं, जिस ज़माने में लिखा नहीं जाता था तो लोग ज़बानी कहानियाँ चलाते थे और वो जनरेशन तक चलती थी। और बलूचिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान के लोग हैं तो वहाँ पर एक कस्टम है कि हाल अहवाल सुनाते हैं।
अच्छा, वो हाल अहवाल सुनाना भी एक कस्टम यूँ था कि डिस्टेंसेस इतने ज़्यादा थे, लोग इतना कम मिलते थे कि जब मिलते थे तो द फर्स्ट थिंग वुड बी कि तकरीबन साल भर बाद मिले, 2 साल बाद मिले, तो हाल अहवाल सुनाओ, तो उसके अंदर लोग पूरी कहानी सुनाते थे कि जब से मैं तुमसे लास्ट मिला था उसके बाद का हाल अहवाल मेरा ये है, और वो फिर दूसरा जवाब में पूरी अपनी कहानी सुनाता था। तो ये वर्बल कैफियत से जो कल्चर चलता रहा, तो आज तक उसकी वर्बैलिटी भी मौजूद है, और उसके ट्रेडिशंस के हवाले से मैं बड़े खूबसूरत अंदाज से देखता हूँ कि हुंजा वैली के अंदर एक ख़ास प्रिजर्वेशन किया गया इंस्ट्रूमेंट्स का, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स का, म्यूज़िकल ज़बान का प्रिजर्वेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो वहाँ का जो गाने थे पुराने और जो ज़बान थी वो सब उसको प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं। तो वी आर देयर, हमारी बड़ी ख्वाहिश है हर एतबार से। शफ़क़त साहब से मैंने दरख्वास्त की हुई है कि हमारे यहाँ भी एक लॉबी है, इतनी बड़ी बैठने की जगह नहीं, मतलब खड़े होने की जगह, वहाँ जब भी हम प्रोग्राम करते हैं तो 200-300 लोग जाते हैं, तो उसको भी हम चाह रहे थे कि पाकिस्तान के आर्ट्स क्राफ्ट्स, पाकिस्तान के चीज़ों के डिस्प्ले के एतबार से, और फिर हमने शुरू किया था, दोबारा करेंगे, कोविड की वजह से बंद हो गया, कि वी ओपन द प्रेसिडेंसी टू द पब्लिक अ फ्यू डेज इन अ मंथ, तो वहाँ पर अपने कल्चर की चीज़ें और अपने आर्ट डिस्प्ले करें तो बड़ा अच्छा है। तो लिहाजा अब तो टेक्निक्स आर टेकिंग ओवर। मैंने शफ़क़त साहब, मैंने ये कहा कि यार ये सुदूर की तस्वीरें हैं, तो पोर्ट्रेट्स, पहले पोर्ट्रेट्स थे, अब क्यों नहीं है? तो मेरे जो आर्टिस्ट फोटोग्राफर हैं उन्होंने कहा आप फिक्र मत कीजिए, आपकी जो हमने तस्वीर खींची है वो पोर्ट्रेट मोड में हम निकालेंगे, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये पेंटेड है। दिस इज ट्रू, दिस इज वेरी ट्रू। तो ख्वातीनो हज़रात, बहुत शुक्रिया, इट वॉज अ प्लेजर कमिंग हियर, आई ऑलवेज एंजॉय दिस। अस्सलाम वालेकुम। सदर मुमलिकत इस्लामाबाद में पाकिस्तान के अजरक बनाने वाले दस्तकार के उन्वान से मुनक़िदा तकरीब से ख़िताब कर रहे थे। उनका ये कहना है कि वक्त के साथ साथ आर्ट के शोबे ने बहुत तरक्की की है। आर्ट का शोबा जिन कौमों में, जिन सकाफ़तों में तरक्की करता है, वही सकाफ़तें तरक्की करती हुई नज़र आती हैं, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में सिंध की अगर अजरक की बात की जाए तो ये इंतहाई कदीम रिवायत है, कदीम सकाफ़त है। नाज़रीन, आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत शुक्रिया।